जैसा कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा सदन में दिया गया बयान दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार करणी सेना का प्रदर्शन रहा। इसके बाद सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा कि एक यादव समाज के व्यक्ति हैं, राकेश जी उनका नाम है, वो आज मेरे साथ मौजूद हैं, पिछले कई दिनों से वायरल हो रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर रमेश सोलंकी। आज हम उसका निचोड़ लेंगे कि क्या क्या लगता है कि भविष्य में आने वाली राजनीति किस परिदृश्य में जाएगी, क्योंकि एक बार फिर से रामजी लाल सुमन द्वारा एक विवादित बयान देकर उकसाने की कोशिश की गई है और खुला चैलेंज करणी सेना को 19 तारीख के लिए दिया गया है, जिसमें उनका कहना है कि 19 तारीख को अखिलेश यादव आगरा आएंगे, तब दो हाथ करने के लिए करणी सेना हो या कोई भी हो तैयार रहे। इसका तो साफ संदेश है कि राजनीति से अलग हटकर एक ऐसी राजनीति की गणना की जा रही है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की ऐसी संभावना की जा रही है, क्योंकि करणी सेना भी अपने आप में तैयार है। आज इन मुद्दों पर तमाम बातचीत करने के लिए मेरे साथ दोनों सहयोगी हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे सलाह लूँगा कि जिस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है उसको क्या देखते हो कि आप जो आगरा एक मिलने का स्थान है, एक ताज का दीदार करने के लिए पर्यटक लोग आते हैं, लेकिन यहाँ जो भाषा यूज़ हो रही है राजनीति को देखते हुए आप उसे कितना मानते हो? योगेश जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। यू नो वेल दैट आगरा इज द पॉइंट ऑफ लव, एक सिंबल ऑफ लव ताजमहल। तो चाहे अमेरिका हो, जापान हो, सब जगह से आगरा आते हैं और एक दूसरे देश की भी संस्कृति मिलती है, एक दूसरे घुल मिल जाते हैं। तो आगरा एक प्रेम के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है, लेकिन जो आधुनिक राजनीति में जो उछाड़ पकड़ ओढ़ रही है वो बड़ा सोचनीय है। ये राष्ट्र के लिए कहीं खतरनाक साबित हो, क्योंकि खबर एक्सपर्ट तो राष्ट्रवाद के साथ है। जो लोग राष्ट्र की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा, खबर एक्सपर्ट उसके साथ है पूरी तरह से। इसका जो विश्लेषण करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, तो मेरे साथ जो राकेश यादव जी हैं, मुझे लगता है उनकी विचारधारा भी उनके भी बातों से मालूम पड़ेगी, लेकिन राष्ट्रवाद की विचारधारा है। जो ये वोट बैंक की जो राजनीति हो रही है, ये बहुत ही गंदी राजनीति है। एक लोग कहते थे, कुछ लोग, और मैं तो सोचता हूँ कुछ लोगों के लिए वो फिट बैठती है। एक राजनीतिक जो होता है खराब रानी, मैं अच्छे की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा तो राष्ट्र की बात करेगा, लेकिन बुरे शब्द कुछ बोल रहा हूँ। कुछ नेता तो जिस तरह से मुझे नहीं बोलना चाहिए, जो रंडी एक शब्द है वो किसी की नहीं होती है, उसके सब है वक्त पर और उसका कोई नहीं है। ऐसे ही कुछ नेता हैं जहाँ उनका हित, जहाँ उनकी पार्टी का हित जहाँ सध रहा है वही बात करते हैं, चाहे वो अपनों का खून क्यों न कर दें, चाहे वो अपने बीवी बच्चों का उन्हें खून करना पड़े, लेकिन वो चाहते हैं उस सिंहासन पर बैठे रहें। इसका बड़ा जो राष्ट्र की आने वाली पीढ़ी है, आगे पीढ़ी, वो कहीं उसे भुगतान न करना पड़े, क्योंकि युवा पीढ़ी के कंधों पर पूरे देश का भार होता है। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि युवा पीढ़ी को इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं कि वो राष्ट्र की परिभाषा ही ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ सोलंकी जी। मैं राकेश जी से बयान ले लेता हूँ। राकेश जी, आप विधिवत कई दिनों से चर्चाओं में हैं, आपके वीडियो भी सोशल मीडिया पर करणी सेना में, जिस दिन आपका वहाँ उस दिन करणी सेना का प्रदर्शन था, आप भी वहाँ मौजूद थे। आप कैसे देखते हो उस प्रदर्शन को? अब भी वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, सारे खबर एक्सपर्ट हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको विशेष नमस्कार मेरी तरफ से। उस दिन का जो प्रदर्शन रहा बड़ा ही अभूतपूर्व रहा। राष्ट्र चिंतन का एक शिविर कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी कि हमारे पूर्वजों के प्रति अगर कोई टिप्पणी करता है किसी भी तरह की, कहीं पर भी, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में, तो होता क्या है कि आज एक ट्रेंड सा चल गया है क्षुद्र स्वार्थ वाले नेताओं का, जो कास्ट की राजनीति करते हैं, जो अपनी समाज के ही सिर्फ ठेकेदार बने बैठे हैं। उनका ये रहता है कि हम कुछ भी ऊल जलूल बोल करके और वोट बटोर लें बस, लेकिन राष्ट्र की चिंता भूल जाते हैं।
समाज की चिंता भूल जाते हैं कि एक गांव में सातों जात रहती हैं, एक कॉलोनी में सभी लोग रहते हैं, एक शहर में सभी लोग रहते हैं, उसका ताना बाना छिन्न भिन्न करने के लिए ऐसे लोग गलत काम करते रहते हैं। तो राष्ट्र के लिए पूर्वजों का जो अपमान किया उसके लिए सब इकट्ठे हुए, तो ये बहुत अच्छा पल था। कोई हिंसा नहीं की, जबकि सब लोग बड़ी तैयारी से आए थे, जुनून था, जोश था, लेकिन सारा जोश और जुनून राष्ट्र के चिंतन का था, राष्ट्र को आगे ले जाने का था। कि आज हम कॉन्वेंट में पढ़ करके जो अपना इतिहास हम भूलते जा रहे हैं, तो कॉन्वेंट के छात्र छात्राओं को जगाने के लिए भी था ये, ताकि उन्हें मालूम पड़े कि हमारे पूर्वज क्या थे, कितने वीर थे, कितने उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, जनहित में लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी जनता को बचाया, गलत हाथों में जाने से बचाया। तो ये प्रदर्शन एक छोटा प्रदर्शन नहीं माना जाए, ये राष्ट्र का प्रदर्शन है, ताकि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी भटक गई है कुछ नेताओं के गलत बयानों के कारण, ये बात है। यादव जी, एक मेरा प्रश्न होगा, जिस तरह से विपक्ष करणी सेना को चटनी सेना कह रहा था, कहीं आपको भी वो यादव नकली ने बताएं? क्योंकि लोग बोल रहे थे, कुछ यादव बहुत थे जो राष्ट्र के प्रति वो बोले भी बहुत थे वहाँ पर, तो उनको भी कह रहे थे फर्जी यादव है कहीं, क्योंकि आप राष्ट्र की बात करते हो। आप कई बार खबर एक्सपर्ट के अलावा कई चैनलों पर आपका वीडियो वायरल हुए, आपकी जो शब्द थे देश के प्रति वो वायरल हुए, तो लोग आपको भी फर्जी यादव कहेंगे, जिस तरह से वो फर्जी सेना बता रहे थे, उसको करणी सेना बता रहे थे। तो डॉक्टर साहब, मैं एक जानना चाहता हूँ कि भारत एक संवैधानिक देश है, असली यादव का प्रमाण पत्र कौन सी संस्था देती है, उसका आप परिचय बता दीजिए मुझे, तो मैं आवेदन दे करके डीएनए के माध्यम से या और भी जो मापदंड होते हैं उनके माध्यम से मुझे पता चल जाए, समाज को पता चल जाए कि असली कौन है, नकली कौन है। तो असली आप समझ लीजिए, फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से कि असली वही है जो राष्ट्र का चिंतन करे, गायों का चिंतन करे, सभ्यता का चिंतन करे, पूर्वजों की बातों को भूले नहीं, उनके संस्कारों को भूले नहीं। असली यादव वही है जो हमेशा माखन मिश्री का सम्मान करे, अपने पूर्वजों का सम्मान करे। नकली कौन है ये तो आप जनता तय करेगी। वैसे आपकी नज़रों में नकली कौन से यादव है? नकली यादव, जैसे अभी यहाँ पर बात आई असली और नकली, हाँ, असली नकली की पहचान कैसे हो? आज तो बड़ा आसान है, आज कोई इसके लिए बड़ा विशेष टेस्ट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है कि असली नकली आप कैसे तय करेंगे। कहते हैं ना कि कर्मों से, व्यवहार से अभिव्यक्ति हमें मालूम पड़ जाती है। असली यदुवंशी, ग्वालवंशी, कृष्णवंशी वही हैं जो माखन मिश्री को बढ़ावा दे रहे हैं संपूर्ण भारत में। एक जे कुरियन साहब हैं जिन्होंने अमूल की स्थापना की, मैं आपको उदाहरण भी दे रहा हूँ। भले ही वो ईसाई थे, लेकिन मैं तो उन्हें इतनी प्रेरणा लेता हूँ उनसे कि उन्होंने भारत की संस्कृति में आस्था जताई है। वो हैं सच्चे ध्वजवाहक भगवान कृष्ण की संस्कृति के, कि आज अमूल इतना बड़ा ब्रांड बन गया है जे कुरियन साहब की वजह से कि पूरे विश्व में, अमेरिका में भी हमारा माल एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन तो अब इसमें देखो कि जब यहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनके इतने छोटे स्वार्थ हो गए हैं कि वो जो आप कर्म देख रहे हैं कि नवदुर्गों में मटन बना के खिलाते हैं। कोई बिहार के नेता हैं यदुवंशी, अब नाम तो आप लोग जानते होंगे, कि नवदुर्गों में मटन खा के डाल रहे थे, मच्छी खा के डाल रहे थे। और ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे अभी भारत में मैं तो समझता हूं कि अखिलेश यादव, यादवों के शुभचिंतक, यादवों के मुखिया, एक बड़ा नाम है। वो किस कैटेगरी में है, नकली असली? क्या आपकी विचारधारा से क्या है? क्योंकि अभी आपने बताया था जो माखन मिश्री का समर्थक है वो असली है, और जो नॉनवेज या वेज खाता है या नॉनवेज की बात करता है वो नकली है। तो अखिलेश यादव तो बड़ा ब्रांड है देश में, वो क्या उन्हें जैसे देखते हो आप? देखिए, उनके पिताजी एक अच्छी ऐसी राजनीति छोड़ के गए हैं विरासत में उनके लिए, कि लोग कहते हैं कि पिछड़ी जाति हो या कोई भी जाति हो, अगड़ी हो, सब उनका सम्मान करते थे और आज भी करते हैं। लेकिन उनकी जो लेगेसी है जो वो छोड़ के गए हैं, उस पर अखिलेश खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और मैं उस उदाहरण भी दे रहा हूँ आपको कि बांके बिहारी मंदिर का, कोसी का एक 12 एकड़ का प्लॉट था, वो रातों रात इनकी सरकार में, समाजवादी पार्टी के समय में, अखिलेश भैया की सरकार में
वो धर्म विशेष के लोगों को सौंप दिया। और आज आप मथुरा में देख लो कि अच्छे नेता कैसे मान लें, संस्कृति के ध्वजवाहक कैसे मान लें यदुवंशी। आज भगवान कृष्ण का जन्म स्थान हम सभी को मालूम है कि केशव देव कटरा ईदगाह जो मैदान है, असली जन्म स्थान वो आज भी 13 एकड़ की ज़मीन धर्म विशेष के कब्जे में बिना किसी अधिकृत पत्र के उनके अधिकार में है। उसके लिए हमारे अखिलेश भैया ने कभी प्रश्न क्यों नहीं उठाया? तो अब आप सोच लो ना, खुद जनता तय कर ले कि असली कौन है नकली कौन है। और जब उस मंदिर की बात हो रही है तो अब तो रामजीलाल सुमन भी कहते हैं कि प्रत्येक मस्जिद के नीचे मंदिर देख रहे हो तो मंदिर के नीचे भी बौद्ध मठ है, उसकी भी संरचना करो। तो कहीं ना कहीं अब जन्मभूमि की बात आ रही है तो उसमें भी वो बौद्ध मठ निकाल सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं अखिलेश जी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि रामजीलाल सुमन से जो भी वो बयान दिलवा रहे हैं अखिलेश जी, उसमें आप एक बात देखें कि जब वक्फ बोर्ड कानून अभी लागू हुआ, अभी पारित किया संसद ने, तो खुदाई होगी, तथ्य वैज्ञानिक तभी तो सामने आएंगे। और हम तो कह रहे हैं सम्राट अशोक ने जो जो भी बनाए होंगे उनका भी चिन्हीकरण हो जाएगा, तो इसमें बुराई क्या है? मैं तो उनकी बात का समर्थन ही कर रहा हूँ। अब रामजीलाल सुमन तो कह रहे हैं कि 2-2 हाथ कर लो। अब हम तो कह रहे हैं कि हमारे 2 हाथ हैं प्रणाम कर लो, आपके भी 2 हाथ हैं प्रणाम कर लो, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। समाज को जोड़ने का काम करिए, तोड़ने का काम मत करिए। लेकिन वो तो फाला खींच रहे हैं कि करणी सेना अब 19 तारीख को अखिलेश जी आ रहे हैं और 2-2 हाथ कर ले, तैयार हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाला आज खींच रहे हैं, और 12 अप्रैल को क्या हो गया था, पाला के लिए चूना नहीं मिला था कि चूना डाल नहीं पाए थे उस दिन, तो पाला खींच नहीं पाए। और ये बताओ कि प्राइवेट बाउंसर उनके पीछे फौज खड़ी है, मैंने सोशल मीडिया से ही देखा है। तो आखिर ये बताओ, पाला खींचने की बातें तो बहुत गलत हैं। पाला खींचने से काम नहीं चलेगा। मेड़ होती है खेत की, वो 2 खेतों को मिलाने का स्थान होती है कि दोनों किसान आके उस मेड़ पे बैठते हैं, आपस में प्रेम से बात करते हैं। तो मैं तो सुमन जी से कहूँगा कि पाला मत खींचिए, पाला बदल के राष्ट्र के साथ आ जाइए। योगेश जी, जिस तरह से अभी बताया यादव जी ने कि करणी सेना, आप भी बात कर रहे थे करणी सेना और रामजीलाल सोन के फाला, लेकिन रामजीलाल सोन करणी सेना की बात नहीं कर रहे हैं। पहले वो तब कही थी 26 मार्च को करणी सेना की बात, लेकिन अब तो पूर्ण सनातन की बात कर रहे हैं। अब तो सनातन के जो मंदिर हैं उन सबके मंदिरों के नीचे वो मठ बता रहे हैं। अब करणी सेना भूल गया, वो बड़ा विस्तार रूप ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं करणी सेना तो छोटा नेता रहूंगा मैं, अब मैं बड़ा नेता कैसे बनूं? करणी सेना तो एक छोटे वर्ग के लिए कह रहा हूं मैं, वो तो पूरे सनातन धर्म को अब कह रहे हैं कि सब इकट्ठे आ जाओ, सबके लिए फाला खींच रहा हूं मैं, प्रत्येक मंदिर के नीचे मठ है। तो ये बड़ा राजनीति की समझ में। मैं आपसे इसी पर सवाल चाहूँगा, ऐसा लग रहा है कि रामजीलाल सुमन की राजनीति खत्म हो रही है या हो गई थी, इसको चमकाने के लिए फिर दोबारा से बड़ा स्टंट है? ये भी बिल्कुल सही बोल रहे हो कि रामजीलाल सुमन को देश में अधिकतर लोग नहीं जानते थे, लेकिन वो बुढ़ापे में युवा बन रहे हैं। बुढ़ापे में युवा बन रहे हैं तो देखो, एक एज होती है, सबकी एज होती है। बुढ़ापे में युवा बनेंगे, युवा छत से कूदते हैं, पैंता मारते हैं। कोई बड़ा, कोई वृद्ध आदमी ऐसे युवा बनेगा तो उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। तो ऐसे युवा क्यों बन रहे हो इस तरह से कि फाला खींच रहे हो? तो बचपन की बातें होती हैं, पैंता मारते हैं, फाला खींचते हैं, कबड्डी खेलते हैं। अब उनकी उम्र बहुत होगी, इस समय फाला खींचेंगे तो देख रहे हो बुढ़ापे में जॉइंट नहीं जुड़ते, हड्डी टूट के जुड़ेगा नहीं। द्वारा में दिया गया बयान आप कितना गलत मानते हो? वो कुछ नहीं, वो फेमस होने के लिए एक भारत का, अब मुझे तो लगता है कि वो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, तो इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है मैं क्या कह रहा हूँ, बस बोल रहे हैं। और हो सकता है कि आगे और इससे भी ज़्यादा बड़ा बोलें। ये तो हो सकता है कि ये देश के लिए, पूरे के लिए फाला खींच दें, ये कहते हैं भारत और पाकिस्तान की फाला होगी। अब तो ऐसे व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। मैं आपसे यादव जी से बात कर लो, ये बताएंगे। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। करणी सैनिकों का कहना है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव इन बातों को लेकर रामजीलाल सुमन का हत्या भी करा सकते हैं, इतना भी बड़ा राजनीति में स्टंट ले सकते हैं, क्योंकि जातिगत राजनीति होना शुरू हो गई। आपको क्या लगता है इस पर? मुझे तो बिल्कुल ये लग रहा है कि खुद रामजीलाल सुमन अपने विवेक से काम नहीं कर रहे हैं। 60 साल की जब उम्र हो जाती है तो गांव में हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि सठिया गया है। तो मुझे ये लग रहा है कि वो सठिया गए हैं, और अगर युवा बनना चाहते तो हम ऑप्शन दे रहे हैं ना उन्हें। मेरे साथ वो कुदाल और फावड़ा लेके चलें। विश्व प्रसिद्ध धरोहर है, यूनेस्को द्वारा संरक्षित है, ताजमहल अर्थात तेजो महाल है। मेरे साथ चलें, कुदाल एक वो ले लें, एक मैं ले लेता हूँ, और उसको हम 84 बाई 84 का जो चबूतरा है ताजमहल का,
उसकी खुदाई करते हैं कि आखिर कांग्रेस के ज़माने में दरवाजे क्यों बंद किए गए। उसको खोद के देखते हैं कि बौद्ध मठ निकलता है कि शिव जी का मंदिर निकलता है, और अंतर्राष्ट्रीय नेता भी बन जाएंगे, हो सकता है कि ट्रम्प से भी बड़े बन जाएं। तो मैं तो उनसे कहूँगा कि मेरे साथ चलें वो। मेरी एक इन पर बात होगी, रामजी लाल सुमन तो पूरे सनातन धर्म के साथ जिस तरह से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक सनातनी अकेला ही आगे आके सामने मेरे साथ वहाँ ताजो महोत्सव क्या बता रहे हैं, ताजो महल क्या, ताजमहल, तो उसके उस पर बोल रहे हैं कि आ जाओ दोनों करेंगे, फावड़ा लेके चलेंगे, कुदाल लेके चलेंगे, खोदेंगे। एक सनातनी उनसे टक्कर लेने तैयार है। यानी आपको कंफर्मेशन है कि कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन अपने मार्गदर्शन से भटक रहे हैं और राजनीति उस स्टैंडर्ड की करना चाहते हैं जहां जातियों में बट जाएं और लोग आपस में मरें। इनका सिर्फ एक ही फार्मूला चल रहा है, ये इंडी अलायंस हो उसके अंग ही हैं ये सब। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि सनातन धर्म महाकुंभ से बहुत विस्तार हुआ, जहां उम्मीद थी कि साहब यही अखिलेश यादव भैया हमारे कहते थे कि गोरखपुर से ट्रेनें खाली आ रही हैं, और जब वहाँ लोगों की भीड़ देखी तो खुद अखिलेश भैया बोले कि जब हम आते हैं तो इनका इंतजाम अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। तो सनातन धर्म का वैभव पूरा विश्व समझ रहा है। सारे विश्व के लोग, कम से कम 150 से ज़्यादा देशों के लोग महाकुंभ नहाने आए। तो आज सनातन के बारे में गलत बोल करके ये सिर्फ ये चाहते हैं कि सनातन जो इकट्ठा हो रहा है, पूरे विश्व के लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, वो जातियों में टुकड़े में हो जाएं, और भारत को जैसे नेहरू के ज़माने में खंड खंड करने की योजना बनाई थी, वही विचारधारा अब इनके रामजी लाल सुमन जी के मन मस्तिष्क में आ गई है। और वो चाहते हैं कि सनातन जातियों में आपस में लड़े। अब आपस में लड़ने से लाभ किसका होगा? देखिए भाई, देश का विनाश होगा, विश्व हम पर हंसेगा। जबकि हम विश्वगुरु थे और आज हम विश्वगुरु की तरफ फिर एक शक्तिशाली वैभवशाली भारत का निर्माण करने में लगे हुए हैं, और रामजी लाल सुमन ऐसे में आग में घी डाल रहे हैं। सनातन का वैभव इन्हें खुद बढ़ाने की दायित्व इनके ऊपर है कि आज सनातन को बढ़ाना चाहिए इन्हें, क्योंकि ये खुद उसके अंग हैं, और ये सिर्फ क्षुद्र स्वार्थों के कारण से ऊल जलूल गलत बयान दे रहे हैं। अच्छा यादव, जिस तरह से ये तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, सनातन को आपस में बांट रहे हैं, ये जोड़ने की राजनीति क्यों नहीं कर रहे? सभी को, सनातन को भी जोड़ें, चाहें तो उसमें मुस्लिम भी जोड़ लें, सबको जोड़ करके बड़े नेता और बन जाएंगे, ज़्यादा वोट मिलेंगे उन्हें, हिंदू का भी मिलेगा, मुस्लिम का भी मिलेगा, सब सनातनियों को मिलेगा, सब मुस्लिम का मिलेगा। तो बड़ा क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? ये तोड़ने की बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा इनका क्या स्वार्थ है? ऐसा जिस व्यक्ति की छोटी सोच होगी तो छोटा ही सोच पाता है। हम तो चाह रहे हैं कि वो बहुत बड़े नेता बने। अब लेकिन होता क्या है कि इन सब बातों में वो समझ नहीं पा रहे हैं, भ्रमित हो गए हैं। करने कुछ निकले थे, जैसे आधी छोड़ पूरी को भाजे, आधी मिले न पूरी पावे। ना तो वो जाटव समाज के नेता बन के रह जाएंगे, ना वो मुस्लिम के नेता बन के रह जाएंगे, ना वो यादवों के नेता बन के रह जाएंगे। वो किसी के नेता नहीं बन पाएंगे। उनके हाथ में जो भी वोट बैंक है वो और खिसक जाएगा इस प्रकार के कृत्यों से, क्योंकि तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी पर आज बसपा सुप्रीमो का भी जवाब आ गया है कि समाजवादी पार्टी जातिगत राजनीति करना चाहती है, बांट करके राजनीति करना चाहती है। तो ऐसी वर्ग के मैं लोगों से कहूँगी, कोई भी इस भावना में न बढ़ के और कोई भी ऐसे मुद्दे पर न चला जाए कि आपस में टकराव हो। आज बसपा सुप्रीमो के ये बयान आए हैं। मैं समझता हूँ कि बहन मायावती हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ी रही हैं। जब भी जो भी मुद्दे आए हैं, चाहे महाकुंभ का मुद्दा आया हो, मणिपुर का मुद्दा आया हो, चाहे किसी भी प्रकार के क्षेत्रीय राजनीति का मुद्दा आया हो, जातिगत विद्वेष की भावना इनके कहने से हमारे जाटव वीर भाई कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जाटव समाज को इतना संगठित और विचारशील बना दिया है, क्रियाशील बना दिया है कि इन रामजी लाल सुमन जैसे नकारात्मक बात करने वालों की बात में कभी नहीं आएगा। हमारे जाटव वीर भाई बहुत अच्छे हैं, वो सब जानते हैं, समझते हैं इन बातों को कि कौन नेता हमारा स्वार्थ देख रहा है, कौन हमारा क्या कर रहा है, वो सब जानते हैं। वो समाज अपने आप तय कर लेगी, इनके कद को बहुत छोटा कर देगी। देखिए आप। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, 2-3 दिन से हो क्या रहा है कि अखिलेश जी कभी तो कह देते हैं करणी सेना भाजपा का एजेंट है, कभी कहते हैं कि करणी सेना से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसे में एक आज फिर से बयान आया है कि क्षमा मांगने वाला, यानी क्षमा मांगने वाला सभ्यता का सबसे बड़ा उपलब्धि है, और जो क्षमा कर दे वो सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी भी है। तो ऐसे में इस बयान को जोड़कर देखा जा रहा है रामजी लाल सुमन से
विपक्ष के कुछ यूज़र हैं वो कह रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़र, कि ऐसे में जब आपने क्षमा शब्द को लिखा है तो रामजी लाल सुमन को भी क्षमा मांग लेनी चाहिए गलत शब्द पर। आप कैसे देखते हो? एक्चुअली योगेश जी, अखिलेश जी दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, वो खुद नहीं बुरा बनना चाह रहे हैं। वो देखते हैं पल्लड़ा किसका भारी है, मोमडनों का पल्लड़ा भारी दिखा तो उनकी बात कर ली। अब ये 12 अप्रैल को जब सनातनी इकट्ठे हुए, उन्हें लगा कि सनातन धर्म में मेरा विरोध होने लगा है। सनातनी पूर्वजों को जो रामजी लाल सुमन ने अपशब्द कहे थे, टिप्पणी की थी, तो तब समर्थन किया था कि रामजी लाल सुमन सही कह रहे हैं। उसके बाद तब बोल रहे थे ये करणी सेना नहीं चटनी सेना है। अब उसके बाद अभी देख रहे हैं कि करणी सेना बोल रहे हैं कि मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं राजस्थान में पढ़ा हूँ और राजस्थान में करणी सेना वालों से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, मेरे भाई हैं, वो मित्र हैं वो। तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और वो देखो अब छलांग लगाना चाह रहे हैं क्योंकि 2027 में चुनाव आने वाला है। मुद्दा जबकि विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, विपक्ष विकास की बात करे, ठीक है, क्योंकि सत्ता पक्ष तो वो तो सत्ता में बैठा ही है और वो अपने मन, हो सकता है कि उसे थोड़ा सा अहम दिखाई भी ना दे, उसे विकास की उसे बातें ना हो, उसे घमंड आ जाए, तो विपक्ष उसे एक सही रास्ता दिखाता है। लेकिन यहाँ तो सही रास्ता की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ युवाओं की बात नहीं हो रही है। यहाँ वो कहते हैं कि आपने आगरा में कितनी फैक्ट्री, कितनी ऐसी चीज़ की जहाँ बच्चों को रोजगार मिला, या दिल्ली में या लखनऊ में कितना मिला, लेकिन वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो मोहरा बनाकर रामजी लाल सुमन को भ्रमित कर रहे हैं और राजनीति 2027 के लिए एक नया मैदान अपना तैयार कर रहे हैं। क्या उसमें सफलता मिलेगी? ये तो हमारे यादव जी बताएंगे कि क्या जाटव वोट या दलित वोट इस राजनीति से, बांटने की राजनीति से, क्या समाजवादी पार्टी को दलित वोट मिलेगा? ये तो हमारे राकेश जी बताएंगे। राकेश जी, सीधा सवाल है, क्या दलित वोट को समाजवादी पार्टी रुझान दे पाएगी? लेकिन सबसे अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष का काम होता है रोजगार पर बात करना, विपक्ष का काम होता है विकास पर बात करना, और विपक्ष का काम होता है सोई हुई सरकार को जगाने का काम, लेकिन ऐसे इन मुद्दों पर काम नहीं करके बल्कि धार्मिक मुद्दों को भड़काना, उल्टी सीधी बयानबाजी करवाना, इनसे क्या राजनीति मजबूत हो जाएगी? ऐसे में अखिलेश जी क्या ऐसी वोटर को अपनी तरफ रुझान दे पाएंगे? ऐसी वोटर मैं समझता हूँ अपने आगरा का बहुत जागरूक है। इनको हल्ला उठाना चाहिए था कि बैराज क्यों नहीं बना आगरा में, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्यों नहीं मिला ये पूछना चाहिए था, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्यों नहीं मिला आगरा को ये पूछना चाहिए था, रिवर फ्रंट क्यों नहीं बना ताजमहल के पीछे वो पूछना चाहिए था, कॉरिडोर बन रहा था वो क्यों नहीं बना। तो ये सब मुद्दों से तो इनका दूर दूर तक नाता नहीं है। अब ये कर क्या रहे हैं कि आज मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के जो आज मौजूदा यहाँ की सत्ता है आगरा की, जो भी विधायक हैं, जितने भी पूरे बहन मायावती के जो पिछले काम रह गए तो उनको पूरा करने में लग गई है। जो खत्ता घरता ये नगला रामबल का, उसमें अभी मैंने सुना है कि 10 करोड़ का बजट मिल भी चुका है और वहाँ पर जो बहन जी का अधूरा प्रोजेक्ट रह गया था वो भाजपा पूरा कर रही है। स्ट्रीट स्मार्ट सिटी स्ट्रीट वेंडर्स बनाई जा रही है टेढ़ी बगिया पे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनका वोट बैंक तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचना है इनको। और ये जात पात की बात, धर्म की बात और दलितों को परेशान होने की बात ये कह रहे हैं। दलित भाई तो हमारे इतने मन प्रेमी हैं कि हर शादी में उठना बैठना है, आना जाना है। आगरा की इतनी ऐसा मतलब सुलह कुल की नगरी है, बहुत अच्छा शहर है आगरा, पूरा ज़िला बहुत अच्छा है कि सब इनके झगड़ों में कोई नहीं आने वाला, ना इनकी बातों में आने वाला है। अब वोट बैंक इनका सही मुद्दे लाए नहीं हैं तो भटक गया है और वो खुद समाज इतना सजग है कि हमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता है कि हमारा भविष्य भाजपा में। मुझे यादव जी पर बात होगी। राकेश जी, मैं एक बात करूंगा आपसे कि जिस तरह से अभी सभी बीजेपी वाले मायावती जी को बड़ा सम्मान देने लगे हैं, बहन जी सब शब्द लगा रहे हैं। कल हमने देखा था अंबेडकर जयंती निकल रही थी तो कुछ भाजपा के नेता थे छोटे बड़े, तो वो भी सब बहन जी का शब्द लगा रहे थे। तो क्या ये बसपा बीजेपी को सपोर्ट कर रही है क्या ऐसी अब शब्द? क्योंकि अभी आपने बोला है कि अब जो मायावती जी के पुराने काम थे उन पर भी बीजेपी ध्यान दे रही है, सपा के काम पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सपा तो सारा काम खींच के मैनपुरी और इटावा ले जाते हैं, तो यहाँ काम होगा कहाँ से?
भाई इन्होंने एयरपोर्ट आया उसमें भी झगड़ा डाल दिया। हमने भी रखा था उस समय कि भाई आप आगरा फिरोजाबाद के बीच में बना लो ताकि, समाजवादी पार्टी ने गोमती रिवर फ्रंट बनाया, तो गोमती रिवर फ्रंट तो लखनऊ में बनाया ना हमारे, लेकिन बनाने नहीं दिया भाजपा ने। नहीं हमारे आगरा की बात, अरे जब दोबारा सत्ता में आते तो बढ़ाते ना उसे। सत्ता में उन्होंने गलत काम किया, रिवर फ्रंट में भी घोटाला कर डाला, पैसा खा डाला, तभी तो सत्ता से हट गए वो। भाई अब मैं ये कह रहा हूँ कि बहन जी को सम्मान, जो आपने विषय उठाया मैं उस पर कहना चाहता हूँ, प्रश्न आपका जो सटीक था कि प्रश्न की अब ये बताएं कि उनको सदैव सम्मान दिया है। अभी भीम नगरी का आयोजन हुआ था तो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी आए थे, तो उसमें हमारे पूर्ण प्रकाश विधायक जी ने राधे राधे बोल दिया था। अब आप सुनिए कि ईश्वर का नाम है, राधे राधे बोलने कोई पाप तो है नहीं, लेकिन क्योंकि भाई कार्यक्रम हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से जुड़ा हुआ था तो हमारे विधायक ने तुरंत ही माफ़ी मांगी। कितना बड़ा दिल है आप देख सकते हैं, क्योंकि सम्मान दिया हो। इन्होंने सम्मान क्या दिया कि 2 जून 1995 को वीवीआईपी गेस्ट हाउस लखनऊ में इन्होंने कितनी अभद्रता की थी बहन जी के साथ, ये भूल गए। तो इनका तो सोच बहुत खराब है। योगेश जी, राकेश जी कहना चाह रहे हैं लगता है इनके शब्दों से कि बीजेपी अनुशासित पार्टी है। अभी आपने कहा था कि सम्मान दिया, कई बातें ऐसी की कि हमारे विधायक ने गलती कर भी दी थोड़ी सी, क्योंकि वो अंबेडकर जी का प्रोग्राम था, वहाँ राधे राधे कह दी तो मानो लोगों को बुरा लगा तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन ये रामजी लाल सुमन क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे? जब देश में आग लग रही है तो उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मामला खत्म हो जाए। विकास की बात करो, रोजगार की बात करो, भविष्य की बात करो, युवाओं की बात करो। आप डॉक्टर साहब का सवाल सीधा है कि अगर एक तरफ अखिलेश जी लिखते हैं कि क्षमा शब्द अपने फेसबुक ट्विटर पर, तो दूसरी तरफ माफ़ी मांगने की भी बात आती है। वो कहते हैं कि रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है, उन्होंने मेरे से माफ़ी मांग ली कि उन्होंने कहा था कि टोटी चोर शब्द का प्रयोग कह दिया था तो माफ़ी मांग ली। चलो तो इनको भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्या बिगड़ता है? दरअसल में उनका अंदर से अंतरात्मा तो माफ़ी मांगने की कर रही है, लेकिन जुबान पर अखिलेश जी आने नहीं दे रहे हैं। उन्हें भी पता है कि एक शब्द कह देने से बड़े जो घाव होते हैं सनातन को उन्होंने दिए वो भर जाएंगे। लेकिन बात वही है कि कहलवाने वाला कोई और है, कह कोई और रहा है। यानी आप कहना चाहते हो चाबी किसी हाँ बिल्कुल, उनका अपने शब्दों पे नियंत्रण ही नहीं है, वरना वो ऐसी बात नहीं कहते। मैंने शुरू में कहा कि 2 हाथ मेरे हैं 2 हाथ उनके हैं, इन दोनों हाथों को उठाएंगे 2 और 2 4 हो जाएंगे तो समाज में समरसता फैल जाएगी। अब वो 2-2 हाथ करने को घूम रहे हैं तो 2-2 हाथ कौन करवा रहा है? सुमन जी थोड़ी चाह रहे हैं कि 2-2 हाथ हो जाए। अब उनसे तो उनके पीछे जो पर्दे के पीछे खड़े हुए हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई 2-2 हाथ बोलो। तो ये मुद्दा कितना हावी होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि 19 तारीख को अखिलेश जी आगरा में आ रहे हैं। मैं शॉर्ट जवाब आपसे लेना चाहूँगा, फिर आपके पास। हो सकता है कि आपको ये समुद्र मंथन जैसा लग रहा हो सकता है, भाई आप मीडिया के लोग हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि 19 तारीख को कि ये समुद्र मंथन ना हो जाए, कहीं इसमें से विष ना निकल पड़े, कहीं इसमें से कोई बड़ी भयानक हिंसा ना निकल पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बहुत शांत प्रदेश है, माननीय योगी जी का प्रदेश है, और यहाँ पर उस दिन भी ज्वार भाटा, बहुत जोर का ज्वार आया था करणी सेना का, उस तूफान को भी शांत कर दिया था समझा बुझा करके। तो मैं ये समझता हूँ कि 19 तारीख को भी बहुत एकदम सुलह कुल की नगरी शांत ही रहेगी। कैसा रहेगा 19 तारीख? लग रहा है अखिलेश जी आ रहे हैं। अभी चूँकि बातों से तो ये लग रहा है जैसे फेसबुक पर पोस्ट पर देखते हो कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन अभी जैसे राकेश जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन बहुत ही एक्टिव है और यहाँ दंगा वो पसंद नहीं है। करणी सेना के लाखों लोग आए लेकिन वो भी अनुशासन में रहे। तो लगता है कि अखिलेश जी का भी जो प्रदर्शन या रामजी लाल के घर पर जो आ रहे हैं, जो इस तरह से समाजवाद के लोग बोल रहे हैं कि हम इकट्ठे होंगे, तो वो भी अनुशासित ढंग से होंगे। लेकिन मैं राकेश जी से एक बात करूंगा, अब हम उत्तर प्रदेश से बाहर की बात करते हैं। आपकी बात से पहले एक छोटा सा सवाल दोनों के लिए। कुछ लोग फेसबुक के माध्यम से खबर एक्सपर्ट की जो पॉपुलरिटी है, खबर एक्सपर्ट की जो कवरेज है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाजपा का एजेंट बन चुका है खबर एक्सपर्ट, भाजपा के तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जो दिखता है वही तो हम कहेंगे, या फिर अपनी बात बना के कह सकते हैं? मैं आपसे पहले जवाब लेता हूँ। नहीं, ये तो मीडिया पे लोग तो ऐसा होता है कि जो भी आरोप लगा रहे हैं उनका एजेंडा अगर सूट होता है उनके पक्ष में तो आपको अच्छा बताएंगे, और उनके एजेंडे को सूट नहीं होता है तो बुरा बताएंगे। मैं उदाहरण भी दूंगा इसका कि क्या आज भारतीय रेलें चलना बंद हो गई हैं? क्या हवाई जहाज जा नहीं रहे हैं?
मणिपुर तो सब जाते थे, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, और राजधानी ट्रेन भी जाती थी, वंदे भारत भी चलती थी बहुत सी। आज लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की ट्रेन नहीं मिल रही इन लोगों को, मुर्शिदाबाद के लिए, मालदा टाउन के लिए ट्रेन नहीं मिल रही है। तो ये तो मीडिया पे कुछ भी झूठे आरोप लगाएंगे। आज मैं पूछ रहा हूँ सभी से, मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ, मैं खड़गे साहब से भी पूछना चाहता हूँ, मैं राहुल जी से भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर मुर्शिदाबाद की कोई ट्रेन इस सरकार ने चलाई है कि नहीं चलाई है? टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या वो वेटिंग लिस्ट चला गया इसलिए नहीं चला जा पा रहे हैं? वहाँ जाना चाहिए। मणिपुर तो बहुत जाते थे, मणिपुर मणिपुर मणिपुर, पूरा अखंड पाठ करते थे उसका। तो देखो साहब, मीडिया पे तो ये झूठे आरोप लगाते हैं कि उनके एजेंडे को सूट होता है। तो भाई योगेश जी बहुत अच्छे हैं, और योगेश जी ने कड़वी बात पूछ ली तो फिर उन्हें नीम का पत्ता लगने लगता है। आप क्या मानते हो? मैं तो ये कहता हूँ जो इस तरह से कमेंट करते हैं कि खबर एक्सपर्ट बीजेपी का एजेंट है, अब वो खबर एक्सपर्ट पर ही नहीं, वो तो अन्य मीडिया, चाहे न्यूज़ नेशन हो, चाहे वो रिपब्लिक भारत हो, यहाँ के लोग नहीं, कुछ लोग जिनकी राष्ट्रवाद की विचारधारा नहीं, अथवा उनके जो मन के लायक कोई बात है वो नहीं आ रही है, तो उसको विरोधी बताने लगते हैं। और योगेश जी ध्यान रखो कि जब कहीं बुराई होने लगे तो उसे खराब मत समझो। बुराई जहाँ होने की होती, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो वैसे ही चुपचाप बैठे हैं, शांत प्रिय, उन्हें कोई देश से उद्देश्य से मतलब ही नहीं है, अच्छे बुरे से मतलब उन्हें कौन जानता है। तो आप ये न समझिए कि बुराई हो रही है, क्योंकि कुछ अच्छे भी लोग कहने वाले भी तो हैं कि खबर एक्सपर्ट अच्छा दिखाता है। आप बताते हो कि खबर एक्सपर्ट के बहुत से भैया हमारे गांव की समस्याएं, तो उसको भी दिखाया जाता है। तो ये गलत लोग सोच रहे हैं, और मैं तो उन दर्शकों को बड़ा सम्मान से साथ कहता हूं कि कोई भी बात हो, देखो आपके मुताबिक तो खबर पूरी नहीं चलेगी, क्योंकि ये मीडिया है और समाज में इसका बड़ा सम्मान भी होता है। तो सब कुछ हकीकत दिखाएगी, वो आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, हो सकता कल आप अच्छा करोगे, आपके मुताबिक खबर चलेगी, इन लोगों को बुरा लगेगा। जी जोड़ना चाहूँगा कि जैसे हमारे क्या है कि आज इस समय इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, जिसमें सबसे प्रमुख समाजवादी पार्टी है, जैसे वो IPL का कोई बच्चा टिकट ले लेता है ना, युवा, कोई टीनेजर्स 17-18 प्लस का कोई बच्चा टिकट ले लेता है IPL का, तो वो एक्साइटमेंट होता है उसके अंदर, बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि मैं जाऊंगा मानखेड़े स्टेडियम में, या उसमें जाके वीडियो बनाऊंगा, सेल्फी खींचूंगा। तो 12 तारीख को ये लोग वही भावना रख रहे थे, IPL का टिकट ले लिया है, अब उसमें क्या है कि मुख्य अंपायर ये उनको बनाना चाह रहे हैं, रामजीलाल सुमन को। तो अब IPL का टिकट ले लिया, अब ना तो विकेट गिर रहा है, ना चौका छक्का लग रहा है। भाई चौका छक्का समझ रहे हैं, मेरा मतलब हिंसा का, कि ये लोग भाई ये चाह रहे हैं कि या तो 6 लोग मर जाएं तो छक्का लग जाए, 4 लोग हिंसा में मर जाएं तो चौका लग जाएगा, या किसी का अपने ही आदमी का विकेट गिरा दो। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके लोग इन्हीं के रामजीलाल सुमन का कहीं विकेट ना गिरा दें। तो ये एक हिंसा का IPL खेलने के लिए लालायत हैं, जो कि हम सारे मीडिया के लोग, आप भी हैं, आपकी भी हर जगह नज़र है। तो मैं तो मीडिया की स्वतंत्रता से बंधा हुआ हूँ कि मीडिया खुद तय करे, खुद अच्छी बातों को, बुरी बातों को सबको दिखाए, जिससे ये देखें कि जो हिंसा का IPL देखना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश में कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरीके से डॉक्टर रमेश सोलंकी और राकेश यादव जी ने जो बेबाक राय खबर एक्सपर्ट पर दी है, दर्शकों हम चाहते हैं कि अगर आप भी अपनी राय हमें देना चाहते हो तो हमारी टीम आपका स्वागत करती है, सम्मान करती है, क्योंकि खबर एक्सपर्ट आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग देगा। आप जैसा कहोगे हम वैसा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सत्य के साथ खड़े हुए हैं। ये नहीं है कि आप सोचो कि झूठ को सही बनाने की कोशिश करो, उसमें हम पीछे रहेंगे। हाँ, अगर आप सत्य बोलोगे तो हम बीच के आपकी आवाज़ को उठाएंगे, विकास पर बात करेंगे, रोजगार पर बात करेंगे, शिक्षा पर बात करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, क्योंकि ये हमारा मुद्दा है और हमारा सवाल भी है, सरकार को जवाब भी देना होगा। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।